तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी की यदि आपको तैयारी करना है तो उसके लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी किस क्लास से लेकर किस क्लास तक पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो लोग नए हैं वे लोग क्या करें, चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जितनी भी जानकारी शेयर की जाती हैं वे सारी जानकारियाँ यूपीएससी से ही रिलेटेड होती हैं। तो आइए बात करते हैं यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के बारे में। जैसे कि बात करते हैं सीएससी की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहा जाता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो जिसे आईएएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो यूपीएससी के द्वारा आयोजन किया जाता है या आयोजित की जाती है। फिर ईएससी की बात करते हैं जिसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कहा जाता है। फिर सीडीएससी की बात करते हैं जिसे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम कहा जाता है। फिर एनडीए की बात करते हैं तो जिसे नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। और आईएफएस की बात करते हैं जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता है। तो इन सभी परीक्षाओं का आयोजन कौन करवाता है, तो यूपीएससी करवाता है या यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी परीक्षाओं का आयोजन किसके द्वारा करवाई जाती हैं, तो यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती हैं या करवाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कलेक्टर बनने के लिए देना होता है यह परीक्षाएं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कलेक्टर बनने के लिए कौन सी परीक्षाएं आपको देनी होती है या देना होता है। यदि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के द्वारा जो सीएससी का एग्ज़ाम होता है उसी को आपको देना पड़ता है। सीएससी मतलब क्या हो जाता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो जाता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। इस परीक्षा में अगर देखा जाए तो 3 चरण होते हैं या 3 चरणों में इसे बांटा गया है या 3 भागों में ये परीक्षा होती है। सबसे पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो जिसमें क्या होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ठीक है। और यह केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर है। यदि आप प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तभी आप मेंस यानी कि दूसरे चरण के एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। दूसरे चरण की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा होती है, और तीसरे चरण की बात करते हैं तो इंटरव्यू होता है। देखिए अगर देखा जाए इसमें तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जो आप प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी जाती है या अनुमति दी जाती है। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, और यदि आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग कई बार ये कहते हैं कि सर हम प्रारंभिक परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, हम केवल डायरेक्ट मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं यानी कि मेंस देना चाहते हैं। बिल्कुल यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा आपका सोचना बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। तो यूपीएससी के द्वारा देखा जाए तो तीन भागों में परीक्षाएं करवाई जाती हैं। सबसे पहला भाग क्या होता है, वो होता है प्रारंभिक परीक्षा जिसे पीटी के नाम से जानते हैं, और दूसरी बात करते हैं मुख्य परीक्षा, और तीसरी बात करते हैं तो इंटरव्यू की बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि यूपीएससी कौन दे सकता है। कहा जा रहा है कि यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा कौन दे सकता है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या मानी गई हैं। ऐसे छात्र जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं वे क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। या ऐसे छात्र जो अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं तो वे भी एक तरीके से यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं। उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में हैं, वे इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। केवल और केवल 2 ही लोग ऐसे दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या जिनका अंतिम सेमेस्टर चल रहा है या अंतिम वर्ष चल रहा है, वही लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा क्या है। अगर यूपीएससी की परीक्षा देना है, आपको आईएएस की परीक्षा देना है, तो उसके लिए क्या उम्र सीमा होनी चाहिए। जैसा कि बात करते हैं यूपीएससी देने के लिए सामान्य वर्ग के लिए या सामान्य उम्मीदवारों के लिए देखा जाए तो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। देखिए न्यूनतम आपकी कितनी उम्र होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी अधिकतम 32 वर्ष आयु होनी चाहिए।
और जो यूपीएससी जो जनरल कैटेगरी के हैं लोग, वे लोग अधिकतम 6 बार ही यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं 32 वर्ष के अंतर्गत, यानी कि 32 वर्ष के ही अंदर में वे क्या कर सकते हैं, 6 एग्ज़ाम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये करते हैं कि जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या छूट दी गई है या वे कितने वर्ष तक अपने इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए, जो एससी और एसटी उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 5 साल की एक तो पहली छूट है, यानी कि 32 वर्ष के वे हो जाते हैं तो 5 वर्ष उन्हें छूट मिल जाती है, तो 37 वर्ष तक, और वे कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, जिसे आप ओबीसी के नाम से जानते हैं। तो इन्हें भी जो आरक्षण दिया गया है वो 3 वर्ष तक दिया गया है, यानी कि 32 से लेकर 35 वर्ष तक ये अगर चाहें तो इस परीक्षा को दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं। ये केवल और केवल 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 9 बार ये क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपनी कैटेगरी के अनुसार ही आप क्या कर पाएंगे, यूपीएससी की परीक्षा दे पाएंगे। जैसे आपकी कैटेगरी होगी उसी के अनुसार आप क्या कर पाएंगे, यूपीएससी की परीक्षा दे पाएंगे। तो जैसे अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की उम्र तक आप क्या कर सकते हैं, 6 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी 6 अटेम्प्ट आप यूपीएससी का दे सकते हैं। यदि आप एसटी और एससी कैटेगरी के हैं तो 5 साल आपके पास छूट है, साथ साथ अगर देखा जाए 37 वर्ष तक आप कितनी भी बार दे सकते हैं यूपीएससी की परीक्षा, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। और यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड हैं या उस कैटेगरी से आते हैं तो 3 वर्ष आपको अलग से छूट दी जाती है, यानी कि 32 वर्ष प्लस 3 वर्ष जोड़ देते हैं तो 35 वर्ष तक की बात करते हैं। तो 35 वर्ष तक आप कितने 9 बार तक 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि आपको मिलेगा 9 अटेम्प्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता है कि यूपीएससी की तैयारी हम कैसे शुरुआत करें, यूपीएससी की तैयारी हम कैसे शुरुआत करें, यानी कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यह एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाली एग्ज़ाम है, जो कि आप इसे आसान ना समझें। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। इस एग्ज़ाम को आसान समझना बिल्कुल एक तरीके से मूर्खता वाली बात हो जाती है। इस परीक्षा में बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि टफ कंपटीशन होता है, और कई लोग सालों तक मेहनत भी करते हैं लेकिन कई बार वे सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ केवल और केवल मेरा मूल उद्देश्य है आपको समझाना, ना कि आपको हतोत्साहित करना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अगर वाकई में यूपीएससी में सफल होना चाहते हैं तो इन सब विशेष बातों को ज़रूर ध्यान रखना होगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना चाहिए। और देश में कई सारे आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग होती हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या होगा कि नई जानकारियाँ, न्यूज़पेपर, सूचनाएं आदि मिलती हैं और उससे आपको वहाँ पर आपको अपडेट रखा जाएगा। आपको पढ़ने का एक माहौल भी मिलेगा, यानी कि आपको पढ़ने का एक माहौल भी मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ कई वर्षों के पेपर और स्टडी मटेरियल भी आपको कोचिंग के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो पहला सुझाव ये है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब दूसरी बात करते हैं, इंटरनेट की भी मदद आपको लेनी होगी यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या करना शुरू कर दिए हैं या कर रहे हैं। तो आज इंटरनेट जो है हर व्यक्ति के पास मौजूद है और ये सबसे बेहतर विकल्प है। इसका सही उपयोग करके हमें क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और पिछले वर्षों के पेपर को भी पढ़ना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। और जनरल न्यूज़ और जनरल नॉलेज तमाम चीज़ें हमें पढ़ते रहना चाहिए और तमाम चीज़ें यहाँ पर जानकारियाँ हमें मिलती रहती हैं। तीसरी बात करते हैं, तीसरा तरीका ये है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और जो कि यह सबसे बेहतर तरीका है। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें हिंदी और अंग्रेजी के बहुत सारे अखबार मिलते हैं और उसको हमें पढ़ते रहना चाहिए। चाहे इसको इंटरनेट पर भी आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐप हैं जिनको आप डाउनलोड करके हिंदी और अंग्रेजी के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं।
हो सके तो अगर आप लाइब्रेरी आपको मिलता है तो लाइब्रेरी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि अखबार भी पढ़ने को मिलता है। अब बात ये आती है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद कहाँ जॉब मिलती है या मिलता है। जैसे कि बात करते हैं, हमने इसमें कहा गया है कि जैसा कि हमने ऊपर ही बताया है कि यूपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, तो यह निर्भर करता है कि आप यूपीएससी द्वारा संचालित कौन सी परीक्षाएं दे रहे हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है कि अब बात यहाँ पर ये आती है कि यूपीएससी के द्वारा तमाम परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं और उनमें से कौन सी परीक्षा आप दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको जॉब मिलेगा या मिलेंगी। यदि आप यूपीएससी द्वारा सीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो ग्रुप ए के अधिकारी जैसे कि आप कलेक्टर बनते हैं, अपर कलेक्टर और सचिव आदि बनते हैं या आदि पदों पर जा सकते हैं। सीएससी के अलावा अगर देखा जाए तो कई अन्य एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ईएससी, सीडीएस, एनडीए आदि कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं जो यूपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं। जिस तरह की परीक्षा आप देंगे वैसा ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात यहाँ पर आती है कि अब हमें कौन कौन से रिसोर्सेज अपनाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि कहा जा रहा है कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बुक्स जो है सबसे महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे बेहतर और सबसे पहली सलाह जो होगी एनसीईआरटी बुक्स की, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी यूपीएससी की तैयारी के लिए पहली सीढ़ी मानी जाती है। यूपीएससी की तैयारी करते समय आपको एनसीईआरटी की 9 से लेकर 12 तक की 4 साल की किताबें लगभग पढ़ना चाहिए, जो कि नीचे बताया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या बातें कही जा रही हैं। जैसे कि बात करते हैं कक्षा 9 की बात करते हैं, तो क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान का जो विषय होता है उसमें आप लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ सकते हैं, समकालीन भारत भाग 1, अर्थशास्त्र और भारत और समकालीन विकास विभाग भाग 1 पढ़ सकते हैं। कक्षा 10 की बात करते हैं तो ये भी सामाजिक विज्ञान होता है, जिसमें भारत और समकालीन विकास भाग 2 और आर्थिक विकास की समझ आप पढ़ सकते हैं। समकालीन भारत और लोकतांत्रिक राजनीति आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 11 की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र, भूगोल, विश्व इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र ऐसे विषय को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय भौतिक पर्यावरण का विकास, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के बारे में पढ़ सकते हैं और भौतिक भूगोल के सिद्धांत के बारे में पढ़ सकते हैं और विश्व के कुछ विषय के बारे में, विश्व इतिहास के कुछ विषय और भारत का संविधान सिद्धांत और मूल व्यवहार, राजनीति सिद्धांत, समाजशास्त्र सिद्धांत और समाज का बोध, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब बात एक की जाती है कि कक्षा 12 की बात करते हैं, तो इसमें भी कक्षा 12 की भी जो अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको मिलेगा अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और भूगोल में अगर देखा जाए तो मानव भूगोल के सिद्धांत और भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य और भारत के लोग और अर्थशास्त्र और भारतीय इतिहास में देखा जाए तो कुछ विषय भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। अब बातें करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि इतिहास के लिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए और आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास और बिपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद भारत की पुस्तकें सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेंगी। ध्यान रहे कि नए सिलेबस में स्वतंत्र भारत के इतिहास के बारे में भी पूछा जाता है। यदि हो सके तो रामचंद्र गुहा की भारत गांधी के बाद का भी अध्ययन कर सकते हैं आप। भूगोल के लिए अगर देखा जाए तो भूगोल के लिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक की भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से भूगोल की कक्षा 9 से नहीं बल्कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो महेश बड़वाल या माजिद हुसैन की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। दो में से एक ही किताब पढ़ना है, या तो महेश बड़वाल या तो माजिद हुसैन। अब बातें करते हैं कि राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो राज्य व्यवस्था के लिए आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि राज्य व्यवस्था के लिए यानी पॉलिटी की बात करते हैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी होनी चाहिए। और उसके बाद एम लक्ष्मीकांत सर की किताब आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी किताबें नहीं पढ़नी होगी और करंट के मुद्दे को भी ध्यान में रखना होगा। अब बात यहाँ पर आती है कि अर्थशास्त्र में कौन सी बुक्स और कहाँ से लेकर कहाँ तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए।
देखिए, अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में आपको क्या करना होगा कि क्लास 9 से लेकर कक्षा 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। और जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। और यदि हो सके तो रमेश सिंह की किताब आप पढ़ सकते हैं या लाल एंड लाल की किताब पढ़ सकते हैं। दोनों ही इकोनॉमी की जो पुस्तक है बहुत ही बेहतर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर रमेश सिंह आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी बहुत बेहतर पुस्तक है, जो कि मैं भी पढ़ता हूँ। अब बात ये करते हैं कि पर्यावरण के लिए हमें कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। देखिए, पर्यावरण के लिए अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, और शंकर आईएएस के नोट्स अगर मिल जाते हैं तो ये पढ़ लीजिए। नहीं तो मेरे हिसाब से आप कुछ मत करिए, आप केवल और केवल एनसीईआरटी और दृष्टि आईएएस की जो एनसीईआरटी दृष्टि आईएएस के पर्यावरण की जो बुक्स है उसको आप पढ़ लेते हैं तो इससे भी काम हो जाएगा। अब बातें करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 6 से लेकर 10 तक की 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और दृष्टि आईएएस की इसकी भी पुस्तक आती है, तो उसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वही किताब आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको दृष्टि आईएएस ही ले लेना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस की साइंस एंड टेक वाली आप पुस्तक ले सकते हैं या बुक ले सकते हैं। वो आपकी साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से तैयारी करवा देगी वो बुक। अब बातें करते हैं कि भारतीय संस्कृति के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो इसमें आप क्या करिए, नितिन सिंघानिया की ही किताब ले लीजिए मेरे हिसाब से, और कोई किताब मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो केवल और केवल आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल और केवल मैं नितिन सिंघानिया की आप पुस्तक ले लीजिए यानी बुक ले लीजिए, उससे आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब बातें करते हैं कि भाई आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में मुख्य परीक्षा का एक टॉपिक है, और टाटा मैग्रोल की एक किताब आती है, उस पुस्तक का नेम है, किताब का नेम है अशोक कुमार। तो अशोक कुमार के जो आईपीएस हैं उनके और विपुल कुमार द्वारा लिखी गई है। तो अशोक कुमार और विपुल के द्वारा यह किताब लिखी गई है, तो आप उसको ले सकते हैं। और इसके साथ आप करंट अफेयर्स भी तैयार करते चलिए, आराम से इंटरनल सिक्योरिटी तैयार हो जाएगा। अब बातें करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो मेरे पास एक पुस्तक है, वो पुस्तक मैं आपको शेयर कर दूंगा बहुत जल्द ही, उसकी इमेज, उस किताब को आप ले सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। और करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए विजन आईएएस की। अब बातें करते हैं कि भारतीय समाज के लिए आपको क्या करना चाहिए। भारतीय समाज के लिए आपको क्या करना चाहिए, श्याम चरण दुबे के द्वारा एक पतली सी पुस्तक है, उसको पढ़ लेना चाहिए। और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की जाने वाली इसको, या राम आहूजा आप पढ़ सकते हैं, या 11-12 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे आपका इंडियन जो सोसाइटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एथिक्स के लिए आपको क्या करना चाहिए। मेंस की परीक्षा का है, मेंस परीक्षा का है और पेपर 4 का है, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह विषय है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए, बहुत गहराई से लेकिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें दर्शन शास्त्र का ही भाग रहता है। देखा जाए इस विषय की तैयारी के लिए किसी विशेष पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती है, और आप एक अच्छे लेखक और एक प्रशासनिक विचारकों, जैसे भारतीय दर्शन में गांधी जी, और बात करते हैं अंबेडकर जी की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। ठीक है, तो इन सभी लोगों को आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपका एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि निबंध के लिए हमें क्या तैयारी करना चाहिए। निबंध के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, दृष्टि आईएएस की एक निबंध की बुक आती है, उसको पढ़ लेना चाहिए, और करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहना चाहिए, और आपका एक तरीके से तैयार हो जाएगा निबंध भी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसके अलावा भी हमें क्या पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको कुछ अलग चीज़ें पढ़ना चाहिए, जैसे कि सूचना प्रसारण मंत्रालय पर आपको जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक इंडिया ईयर बुक होती है, उसको पढ़ना चाहिए। इंडिया ईयर बुक जो काफ़ी होती है, जो बुक होती है काफ़ी अच्छी बुक होती है, मैंने भी उसको 2 से 3 बार पढ़ा हुआ है, और मेरे हिसाब से हर साल ये आती है, इसको आपको ख़रीद लेना चाहिए। ठीक है, हर साल अगर आप चाहें तो ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो अगर आप एक बार ख़रीद लेते हैं उसके बाद करंट अफेयर्स तैयार करते चलते हैं तो उसके बाद दोबारा ख़रीदने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ पत्रिकाओं की बात करेंगे तो जैसे पत्रिकाओं में आपको क्रॉनिकल पढ़ना चाहिए, और फ्रंट लाइन मैगजीन भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं।
और जैसे अगर आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो विजन आईएएस की आप करंट अफेयर्स की क्लास, करंट अफेयर्स की जो उनका एक ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें जितनी भी उसमें करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस शेयर की जाती हैं वो पीडीएफ में होती हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, और मंथली भी उसमें करंट अफेयर्स शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर आप चाहें तो इन वेबसाइट्स पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अनअकैडमी है, AFIES.com है, प्रेस इंडिया है, तो ये सब सारी वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। थोड़ा से आपको इस पर समय देना होगा। ठीक है, तो ये है यूपीएससी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हमने से साझा कर दिया है। यदि आपको और कुछ भी जानना है यूपीएससी से रिलेटेड तो एक बार आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए आज की बात को या आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आपको अन्य कोई जानकारियाँ चाहिए तो एक बार आप ज़रूर हमें एक बार कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हमें बेहद इंतज़ार रहेगा। जाते जाते एक बार आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और जाते जाते एक बार लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।